नमस्कार दोस्तों, मैं किस्साबाज वाला लेकर आया हूँ विश्व विख्यात लेखकों की कहानियों का गुच्छा। दोस्तों, अगर हमारी कहानी आपको पसंद आए तो इसे लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें। तो आइए बिना देर किए शुरू करते हैं आज की कहानी। कहानी का शीर्षक है एक औरत 3/4। इसे लिखा है सुधा अरोड़ा ने। एक 20 बरस पुराना घर था। वहाँ 40 बरस पुरानी एक औरत थी। उसके चेहरे पर घर जितनी ही पुरानी लकीरें थीं। तब वह एक खूबसूरत घर हुआ करता था। घर के कोनों में हरे भरे पौधे और पीतल के नक्काशीदार कलश थे। एक कोने की तिकोनी मेज पर ताजे अखबार और पत्रिकाएं थीं। दूसरी ओर नटराज की कलात्मक मूर्ति थी। कार्निस पर रखी हुई आधुनिक फ्रेमों में जड़ी हुई विदेशी पृष्ठभूमि में एक स्वस्थ संतुष्ट दंपति के बीच एक खूबसूरत लड़की की तस्वीर थी। उसके बगल में सफ़ेद रुई से बालों वाले झबरेले कुत्ते के साथ एक गोल मटोल बच्चे की लेमिनेटेड तस्वीर थी। घर के साहब और बच्चों की अनुपस्थिति में भी उनका जहाँ तहाँ फैला सामान साहब की बाकायदा उपस्थिति की कहानी कहता था। उस फैलाव को समेटती और उस घर को घर बनाती हुई यहाँ से वह वहाँ घूमती एक खूबसूरत औरत थी। आखिरी उंगली पर डस्टर लपेटे, हर ओने कोने की धूल साफ करती हुई, हर चीज़ को करीने से रखती हुई, लजीज खाने को धनिये की हरी हरी कटी हुई पत्तियों से सजाकर तरह तरह के आकारों वाले खूबसूरत बर्तनों में परोसती हुई और फिर रात को सबके चेहरे की तृप्त मुस्कान को अपने चेहरे पर लिहाफ की तरह ओढ़कर सोती हुई। इसी दिनचर्या में से समय निकालकर वह औरत बाहर भी जाती, बच्चों की किताबें लेने, साहब की पसंद की सब्जियां लेने, घर को घर बनाए रखने का सामान लेने। हर महीने की एक निश्चित तारीख को वह अपनी हम उम्र सखी सहेलियों के घर चाय पार्टी में भी हिस्सा लेती। पर हर बार घर से बाहर निकलते समय वह अपना एक हिस्सा घर में ही छोड़ आती। वह हिस्सा घर के सेफ्टी अलार्म जैसा था, जिसका एक तार उस औरत से जुड़ा था। अचानक बाजार में खरीदारी करते हुए या सहेली के घर नाश्ते की प्लेट हाथ में पकड़े हुए अचानक उस 3/4 औरत का तार खनखनाने लगता। वह घड़ी की ओर टकटकी लगाकर देखने लगती और अपने छूटे हुए हिस्से से मिलने को बेचैन हो उठती। घर की दहलीज के भीतर पांव रखते ही दोनों हिस्से जब चुंबकीय आकर्षण से एक दूसरे से मिल जाते तो वह राहत की लंबी सांस लेती। स्कूल से लौटते अपने बच्चों को दोनों बाहों में भर लेती और बच्चों के साथ साहब का इंतजार करने लगती। बच्चों की आंखों में अपनी मासूम मांग के पूरे होने की चमक होती कि माँ दिन भर कहीं भी रहे, पर उनके स्कूल से लौटने पर पहले उन्हें घर में उनके पसंदीदा नाश्ते के साथ माँ हाजिर मिलनी चाहिए। यही हिदायत साहब की भी थी। इन हिदायतों और फरमाइशों की सुनहरी चकाचौंध में उसने इस बदलाव पर भी गौर नहीं किया कि उसके दोनों हिस्सों की फांक में खाई बढ़ती जा रही है। घर में छूट जाने वाला 1/4 हिस्सा धीरे धीरे फैलता गया और उसने 3/4 हिस्से को अपनी ओर खींच लिया। अब वह बाहर जाती तो 1/4 हिस्सा ही उसके साथ जाता, जिसे देखकर सखी सहेलियां, नाते रिश्तेदार उसे आसानी से नज़रअंदाज कर देते। बाहर का सारा काम जल्दी जल्दी निपटाकर वह घर लौट आती तो देखती कि दूसरा हिस्सा नदारद है। दरअसल उस हिस्से का चुंबकीय आकर्षण भोथरा हो गया था। वह पूरे घर में उसे ढूंढती फिरती। बच्चे, जो अब बच्चे नहीं रहे थे, हंसकर पूछते, क्या खो गया है मैम, हम मदद करें? नहीं, मैं खुद देख लूंगी, वह अपनी झेप मिटाती सी कहती। यहाँ इस कमरे में तो नहीं है ना, प्लीज़। बच्चे बड़ों की मुद्रा में समझा देते कि उन्हें अपना काम करने के लिए अकेला छोड़ दिया जाए। वह कमरे से बाहर आ जाती और बदहवास सी बैठक के कोने में पड़े फूलदान से टकरा जाती, जहाँ प्लास्टिक के खूबसूरत फूलों के बीच उसका वह हिस्सा इस कदर ढीला पड़ा होता कि पहली नज़र में तो वह दिखाई ही नहीं देता। फिर पहचान में भी नहीं आता कि यह वही है जो पहले दहलीज पर पांव धरते ही उससे उमग कर आ जुड़ता था। अब वह सेफ्टी अलार्म की तरह वक्त पर खनखनाता भी नहीं। बिना सिग्नल के भी वह वक्त पर लौट ही आती। आने के बाद उसके वक्त का एक बड़ा हिस्सा उसे घर के कोने कोने में तलाशते हुए बीतता। वह बार बार भूल जाती कि घर से निकलते वक्त उसे कहाँ छोड़ा था।
कभी वह देखती कि लॉन में पानी डालते हुए वह उसे वहीं छोड़ आई थी और वह उसे गेंदे की क्यारी के किनारे लगी ईंटों के तिकोनी बाड़ पर लुढ़का हुआ मिलता। कभी वह देखती कि दरवाजे के साथ लगे साइन बोर्ड के पास ही जूतों के बीच वह धूल मिट्टी से सना पड़ा है। वह उसे हाथ बढ़ाकर सहारा देती, उसकी धूल मिट्टी झाड़ती और धों पोंछ कर सबकी नज़रों से बचाते हुए दुपट्टे में छिपाकर अपने साथ लिए चलती। कभी कभी बच्चे जो अब बड़े हो गए थे आते जाते पूछ भी लेते, यह तुमने पल्लू में क्या छिपा रखा है? कहाँ, कुछ भी तो नहीं। वह कुछ और सतर्कता से उसे ढक लेती, इस उम्मीद में कि उनके अगले सवाल पर वह खुद उसे उघाड़ कर दिखा देगी और उनसे इस हिस्से के बारे में सलाह मशविरा करेगी। पर बच्चे अपनी बड़ी व्यस्तताओं में इतने मुतमईन होते कि उसके कुछ कहने से पहले ही फौरन आगे बढ़ लेते। अच्छा, समथिंग पर्सनल? ओके, कैरी ऑन मॉम। वह घर की हालत देखती और दुखी होती। लकड़ी के फर्नीचर की वार्निश बेरौनक हो गई थी। घर के अंदर के पौधे धूप और हवा के बिना मुरझाने लगे थे। बैठक के सोफों और कुर्सियों की गदियों की सीवनें उधड़ने लगी थीं। दरवाजों और खिड़कियों के कांच पारदर्शी नहीं रह गए थे। बैठक से ऊपर बेडरूम को जाती सीढ़ियों की रेलिंग के हत्थों और कोनों में धूल की बेशुमार तहें थीं। फ्रेम में जड़ी तस्वीरों के रंग फीके पड़ गए थे। पूरे घर पर जैसे धुंधले आवरण की चादर फैली थी और इन सब के बीच बार बार गुम होता उसके सम को बिगाड़ता वह 3/4 हिस्सा उसे अस्त व्यस्त कर रहा था। अब वो उसे साथ लिए साहब का इंतजार करती कि शायद साहब उसके इस बेडौल अनुपात के बारे में पूछता करें, पर साहब ठीक खाने के वक्त पर बिना इतला किए 2-4 मेहमानों के साथ लिए लौटते और बाहर किसी होटल में खाना खाकर देर से लौटते और लौटने के बाद भी वहाँ ही होते जहाँ से लौटे थे। पलकों पर नींद के हावी होने तक साहब बाईं ओर झुके झुके फ़ोन पर बातें करते रहते या गाँव तकिए पर बाईं टेक लगाकर किसी फाइल में सिर गड़ाकर पड़े रहते। ऐसी एकाग्रता से उनका ध्यान खींचना किसी खतरे की घंटी जैसा था, जिसे बजाने में उस खाई के फट जाने का डर था, जिसे लेकर वह चिंतित थी। सबके सोने के बाद और अपने सोने से पहले वह अपने पल्लू में छिपे उस मांस के लोथ से पड़े ढीले हिस्से को धीमे से थपक कर सुला देती और फिर खुद सो जाती। पर सुबह जब उठती तो देखती कि उसके उठने से पहले ही वह हिस्सा जाग कर साहब के पैताने पड़ा सबके उठने का इंतजार कर रहा है और रात भर के उनींदे से उसकी सांसें कुछ शुलथ हैं। उन सांसों का शुलथ होना उसमें सुबह सुबह ही ऐसी बेचैनी भर देता कि उनका मन होता उस ढीले बीमार लोथ को वहीं अपने हाल पर छोड़कर अपना बचा खुचा सही सलामत 3/4 हिस्सा लेकर इस मटमैले घर से हमेशा के लिए पलायन कर जाए। वह इस बारे में गंभीरता से सोच ही रही थी कि एक हादसा हो गया। एक सुबह साहब सोकर उठे पर उठ नहीं पाए। वह अभी सो ही रही थी। जागी तो देखा साहब के पैताने खड़ा उसका वह हिस्सा अपना पूरा जोर लगाकर साहब को बिस्तर से उठ बैठने में मदद कर रहा है। वह आंखें फाड़ देखती रह गई। वह जो उस पर पूरी तरह निर्भर था, जो उसके सहारे के बिना लूंज पूंज जहां का तहां पड़ा रहता था, बिना उसकी इजाजत लिए आज इस कदर जागृत, चौकन्ना और क्रियाशील दिखाई दे रहा था। पर उस हिस्से की सारी मेहनत और तरकीब बेकार गई। साहब फिर कटे हुए पेड़ की तरह ढह गए और कहराने लगे। उसने फौरन डॉक्टर हकीम बुलाए। डॉक्टर ने मुआयना किया और बताया कि साहब की गर्दन और पीठ की शिराओं में संकुचन हो गया है और ऐसा बरसों से साहब की एक ही ओर झुके रहने के कारण हुआ है। साहब कार में बैठते तो एक ओर झुक कर अखबार पढ़ते, चेयरमैन की कुर्सी पर बैठे फोन पर बतियाते तो एक ओर झुककर, दाहिने हाथ से खाना खाते तो ऐसे जैसे बाईं ओर बैठे किसी दूसरे के मुंह में निवाला डाल रहे हैं। साहब का शरीर जो बाईं ओर को टेढ़ा हुआ कि सीधा होने का नाम ही न ले। यहाँ तक कि जब वह चलते तो भी पीसा के मीनार की तरह उनका एक ओर को झुकाव दूर से ही देखा जा सकता था। अब जब वह सीधा होना चाहते थे तो रीढ़ की हड्डी ने जवाब दे दिया था। उसकी लोच खत्म हो गई थी और वह धातु की तरह सख्त और एकजोड़ थी। जरा सा हिलना डुलना उनके लिए असहाय था और उस हल्के से दबाव से भी हड्डी में तरेड़ आने की संभावना थी। 50 दवाइयाँ, इंजेक्शन, ट्रैक्शन
डायाथर्मी यानी हर संभव इलाज किया गया, पर साहब की कराहों में कोई फर्क नहीं पड़ा। दिन हफ्ते महीने गुजरते गए। डॉक्टर ने ऐलान कर दिया है कि यह मर्ज लाइलाज है और वह पहले की तरह कभी दफ्तर नहीं जा पाएंगे। उनकी शिराओं को मुलायम करने के लिए व्यायाम करवाने जाने लगे। वह साहब के लिए दूध, सूप या फलों का रस लेकर आती तो देखती, उसका वह 3/4 हिस्सा पहले से उन्हें व्यायाम करवाने और तीमारदारी करने में जुटा है। आखिरकार दोनों की मेहनत रंग लाई। साहब बिस्तर से खुद उठकर बैठने लगे, खुद चलकर गुसल खाने जाने लगे। दफ्तर से फाइलें घर पर आने लगीं और साहब ने घर पर ही दफ्तर खोल लिया। डॉक्टर ने देखा तो उन्हें धीरे धीरे चलने की हिदायत दे दी। उनके लिए खास किस्म की छड़ी बनवाई गई, जिसे एडजस्ट करके छोटा बड़ा किया जा सकता था। वह छड़ी उनके दाएं हाथ में थमा दी गई, पर साहब का बायां हिस्सा इतना कमजोर हो चुका था कि उसे भी सहारे की जरूरत थी। उस हिस्से के लिए लकड़ी या मेटल की मजबूत छड़ी कारगर नहीं थी। उस ओर के लिए एक ऐसी छड़ी की दरकार थी जो साहब के बाएं हिस्से के अनुरूप अपने को हर माप के सांचे में ढाल सके। इसके लिए उस 3/4 मांस के लोथ से ज़्यादा लचीला और क्या हो सकता था। साहब को बड़ा छोटा, ऊंचा नीचा जैसा सहारा चाहिए होता, वह पलक झपकते अपने को उस आकार में ढाल लेता। उसने देखा साहब की तबीयत में सुधार होने के साथ साथ उसका वह 3/4 हिस्सा भी सेहतमंद हो रहा था। अब भी रात भर साहब के पैताने जागने के बावजूद उसकी सांसों में शिथिलता नहीं रही थी। अब उसे ढूंढना नहीं पड़ता था। बाकी की जिंदगी के लिए साहब की बगल में उनकी जगह सुनिश्चित हो चुकी थी। धन्यवाद।